तो हेलो दोस्तों, सिंक्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, चाहे वो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे बच्चे जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा आज का चैप्टर जो है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक, वंशागत यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस हमको पढ़ना है इसमें कि वंशागत जो लक्षण होती है, जो वंशागत होती है, यानी एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ी में जो उनके यानी माता पिता से उनके संतानों में जो लक्षण आते हैं वह किस प्रकार आते हैं, वह आनुवंशिक होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, ये वंशागत के दौरान, जेनेटिक्स के दौरान क्या होते हैं, कुछ ना कुछ जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं उसके बारे में आज हम पता करेंगे। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जनन के बारे में पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो जनन है क्या? तो जनन मतलब कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो जो जनन होता है, तो जनन के दौरान क्या होता है कि जनन की दो प्रक्रिया होती है, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह अपने माता पिता की हुबहू होती है, अपने जनक की क्या होती है, वह हुबहू होती है, क्योंकि उसमें जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी इसमें जो होता है संतान उत्पन्न करने के लिए अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। यानी उसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह अपने माता पिता की एकदम हुबहू होती है, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी वेरिएशन या किसी प्रकार का कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं पाई जाती है। इसलिए क्या होते हैं, वो अपने माता पिता के एकदम क्लोन होते हैं, यानी कि हुबहू होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की बात करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक माता की एक पिता की, यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और इन दोनों के निषेचन के दौरान ये क्रिया मिलने के कारण जो संतान उत्पन्न होती हैं उनमें क्या होती है, वो कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि जो उनके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह अपने माता पिता यानी उनके माता पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। 50% माता से प्राप्त होता है और 50% पिता से प्राप्त होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता से काफी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन कुछ न कुछ क्या होती है, उनमें भिन्नता होती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये विभिन्नताएं आती कैसे, किस प्रकार होती है। तो ये जो चैप्टर है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी कि वे लक्षण, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वह माता पिता से काफी समान होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये जो क्या कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक कहते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस कहते हैं, या हम कह सकते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। तो वंशागत विभिन्नताओं के अध्ययन को, यानी कि जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज वंशागत को, और विविधताओं के जो अध्ययन कहलाते हैं जिसके अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, यानी कि उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। यानी वंशागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण जो स्थानांतरित हो रहे हैं उसे हम वंशागत कहते हैं। और जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी कि इन लक्षणों के कारण क्या होते हैं, जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कि सभी जो जीव होते हैं एक समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, और यही अंतर क्या कहलाता है, विभिन्नताएं कहलाती हैं। तो ये जो इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, यानी इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव वैज्ञानिक जेनेटिक बेटसन ने किया था। यानी आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 ईस्वी में किया था। कब किए थे? सन 1906 ईस्वी में। इसे बेटसन साहब ने क्या कहा था, आनुवंशिकी कहा था। क्या कहा था? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी उसे कहते हैं हम जिसमें हम माता पिता के लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है और उसके द्वारा जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं सभी जीवों में, उसे हम क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? वंशागत कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। अब हम बात करते हैं
विभिन्नताएं की। या हम बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस है क्या, विभिन्नताएं क्या है, आज हम देखते हैं। तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनके बीच क्या होती है, कुछ कुछ अंतर पाए जाते हैं, कुछ न कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं और कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। यानी कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हम मानव जात की बात करते हैं, तो मानव जात में क्या होते हैं, सभी लोग एक समान होते हैं, सभी लोग एक समान दिखते हैं, नहीं ना, कुछ न कुछ क्या होते हैं, इसमें वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशंस के कारण क्या होता है, नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है, जिसको हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद में पढ़े होंगे आप लोग। ह्यूगो डी ब्रिज साहब ने बताया था कि उत्परिवर्तन जो जातियों के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें हम जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को हम विभिन्नताएं कहते हैं। अब उदाहरण में, एक ही माता पिता की कोई दो संतान एक समान नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप लोग देखे हैं कि अगर एक ही माता पिता है तो उनकी जितनी भी संतानें होती है क्या एकदम हूबहू होती है, नहीं, उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। किसी की आंखें काली होती है, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नाक चपटी होती है, किसी की नाक उठे हुए होती है, लंबी होती है, किसी के बाल घुघराले होते हैं, किसी के बाल काले होते हैं, लंबे होते हैं। तो कुछ न कुछ क्या होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई क्या होता है, काला होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कुछ न कुछ क्या होती है, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। तो कह रहा है कि मतलब एक ही माता पिता की कोई दो संतानें एक समान नहीं हो सकती जब तक कि वह एक युग्मनजी जुड़वा नहीं हो, मतलब एक युग्मनजी जुड़वा बच्चे न हो। यानी कि यह कब एक समान होते हैं, जब एक ही भ्रूण द्वारा दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक युग्मनजी कहते हैं, ठीक है, होमोलॉगस कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, इनमें क्या होती है, जो जुड़वा होते हैं, लेकिन कब, जब वो एक युग्मनजी होते हैं, एक ही जायगोट द्वारा जब उनका निर्माण होता है दो बच्चों का, तो जो जुड़वा संतानें होती हैं वो क्या होते हैं, एकदम हूबहू होते हैं, एक दूसरे के एकदम समान होते हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता। लेकिन अगर दोनों अलग अलग जायगोट द्वारा बने हैं, दोनों अलग अलग भ्रूण में तैयार हुए हैं या बारी बारी से उत्पन्न हुए हैं संतान, तो उनमें क्या होता है, कुछ न कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो विभिन्नताओं को मुख्य दो बातों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हम इसे मुख्य दो बातों के आधार पर इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर, यानी कि इसमें जो पहला क्या है, प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा जो है इसमें उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। तो हम पहला बात करते हैं, इसमें पहला लिखे हम प्रभावित कोशिका की, तो दो प्रकार की होती है। इसमें हमने पहला लिखा है कि प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर, यहाँ पे देखिए प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर। तो जो होता है कि हम देखेंगे प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, जो विभिन्नताएं होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी, एक होती है दैहिक विभिन्नताएं यानी सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा होती है जननिक विभिन्नताएं। कौन सी विभिन्नता है, जननिक यानी जर्मिनल वेरिएशंस होती है। पहला सोमैटिक वेरिएशंस और दूसरा जर्मिनल वेरिएशन, यानी कि दैहिक विभिन्नताएं और जननिक विभिन्नताएं। इसके आधार पर प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर। तो इसमें हम पहला देखते हैं दैहिक विभिन्नताएं। इसमें हम पहला टॉपिक क्या देखेंगे, हम इसमें दैहिक विभिन्नताएं या सोमैटिक वेरिएशंस। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं लिखा है, इस प्रकार की विभिन्नताएं के कायिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार की विभिन्नताएं के कायिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है, नहीं होती। इस प्रकार की विभिन्नताएं केवल लिख सकते हैं हम कायिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है और जनकों से वंशागत नहीं होती है। क्या होती है, और जनकों से वंशागत नहीं होती है, और यह एक पीढ़ी से मतलब आता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, उपार्जित विभिन्नताएं कहती है। तो दैहिक जो विभिन्नताएं होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे उपार्जित। तो उपार्जित मतलब होता है वे विभिन्नताएं जो किसी जीवधारी में जन्म के बाद उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दैहिक विभिन्नताएं। तो क्या होता है कि जो किसी जीवधारी में जब उसमें विभिन्नताएं जो होती है जन्म के बाद उत्पन्न होती है और मृत्यु के साथ क्या होती है, खत्म हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, दैहिक विभिन्नताएं। तो एक चीज करा, इस प्रकार की विभिन्नताएं कायिक कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है, यानी कि कायिक मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं पर प्रभाव डालती है और जनकों से वंशागत नहीं होती है।
और जो लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, इसे हम क्या आता है, इसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित विभिन्नताएं भी कहते हैं। उपार्जित मतलब कि जो वे विभिन्नताएं जो जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं उसे हम उपार्जित विभिन्नताएं कहती हैं। और जैसे जन्म के बाद उत्पन्न होगा, फिर जैसे मृत होगा वो विभिन्नताएं क्या होती हैं, उसके मृत से खत्म हो जाती है, यानी कि वह विभिन्नताएं उसके मतलब अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं, यानी कि सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। तो दैहिक विभिन्नताएं उत्पन्न होने के निम्न 3 प्रमुख कारण हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कायिक विभिन्नताएं जो होती हैं, यानी जो दैहिक विभिन्नताएं होती हैं, इसके उत्पन्न होने के 3 प्रमुख कारण हैं। इसके उत्पन्न होने के कितने कारण हैं, 3 प्रमुख कारण है। पहला हम देखते हैं वातावरण या इन्वायरमेंट्स, दूसरा होता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, और तीसरा है अभिक प्रयास। ठीक, तो कह रहा है कि दैहिक विभिन्नता उत्पन्न होने के 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण क्या है, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। तो इसमें देखेंगे वातावरण का जीवधारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम जिस वातावरण पे रहते हैं, कोई जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे पर उस वातावरण क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, हम प्रभावित होते रहते हैं। हम वातावरण में जो परिवर्तन होता है या जो जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार क्या होता है, हमारे अंदर चेंजेज होते हैं, हमारे अंदर प्रभाव पड़ते हैं। तो ये चीज कह रहा है कि वातावरण का जीवधारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी आकारकी एवं कारकी में कई प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। आकारकी मतलब होता है मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब होता है कि बनावट, बाह्य संरचना, और कारकी मतलब इसका फिजियोलॉजी यानी इसकी क्रियाओं में। तो कह रहा है कि जब वातावरण का जीवधारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी आकारकी यानी कि बाह्य संरचना पर एवं कारकी यानी उसकी क्रियाओं पर में कई प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे सर्दी या गर्मी। ठीक, तो सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम आता है, तो हम देख ही लेते हैं कि हमारे अंदर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वातावरण के अनुसार हम अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। या भोजन की कमी, शत्रुओं का होना या न होना, जलवायु परिवर्तन आदि। इसमें एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या क्या है वातावरण में। तो इसका जो परिभाषा है आप देखेंगे, वातावरण का जीवधारियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी आकारकी एवं कारकी में कई प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे सर्दी या गर्मी का मौसम है, भोजन की कमी, अगर हमें भोजन कम मात्रा मिलेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कम बनेगी, तो जब कम बने तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, तो हमारे अंदर काफी परिवर्तन हो जाएंगे। या हम पर्याप्त मात्रा में जब भोजन लेंगे, हमें जब हमारे यहाँ भोजन जब पर्याप्त मात्रा में होंगे, जब पर्याप्त मात्रा में होते तो हमारे बॉडी की संरचना में क्या होती है, मतलब सुधार रहता है। तो कह रहा है कि विभिन्न, तो यहाँ पे भोजन कमी या शत्रुओं का होना या न होना। देखिए जब शत्रु हमारे पास होते हैं तो हमें हमेशा उनसे क्या रहती है, बचाव के लिए अपने आप को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, अपने आप को हम तैयारी करते रहते हैं। अपने आप में हम तरह तरह के परिवर्तन लाते हैं, अपने अंदर कई तरह के तरीके लाते हैं, माइंड डेवलपमेंट करते हैं। तो बिना तब शत्रु का होना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि शत्रुओं का होना या न होना। इसके बाद जलवायु परिवर्तन, तो आपको पता है जलवायु परिवर्तन के कारण भी हमारे अंदर काफी चेंजेस हो जाते हैं। इसके बाद अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी कि हम जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, वह अंग क्या होते हैं, हमारे अधिक विकसित होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक, उसमें दक्षता होता है। लेकिन जबकि जब हम जिस अंग का प्रयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं, वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अल्प विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो प्रत्येक जीवधारी जिस अंग का प्रयोग अधिक करता है, लिखा है प्रत्येक जीवधारी जिस अंग का प्रयोग अधिक करता है वे अंग अधिक विकसित व मजबूत होते हैं। यानी कि हम जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे वह क्या होंगे, अधिक विकसित और मजबूत होंगे। ठीक, जैसे अगर हम देखते हैं कि हम जिम करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, वाह, बन जाते हैं ना, 6 पैक बनते हैं, 8 पैक्स बनते हैं, 10 पैक्स बनते हैं। तो क्या हम लगातार जिम करते हैं, प्रयास करते हैं और सर्वाइव करते हैं, मतलब दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं,
तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं वे अंग क्या होते हैं, अधिक मजबूत और विकसित होते हैं, जबकि जिस अंग का प्रयोग कम किया करता है वे अंग क्या होता है, कम विकसित व कमजोर होते हैं। यानी कि जबकि जिस अंग का प्रयोग कम करते हैं वह अंग क्या होते हैं, अधिक, वे अंग कम विकसित व कमजोर होते हैं। यानी कि हम जिस अंग का प्रयोग कम करते हुए अंग क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं और कमजोर होते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए कि जो व्यक्ति राइटी होता है, राइट हैंड से काम करता है ज़्यादातर, उसके राइट हैंड्स क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अगर इसे पत्थर फेंकना होता है, कोई वजन उठाना होता है, तो हम इससे ज़्यादा काम कर लेते हैं, इससे ज़्यादा दूर तक हम पत्थर फेंक लेते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें जी, हम लेफ्ट हैंड का प्रयोग कम करते हैं, यानी बाएं हाथ का प्रयोग हम जब कम करते हैं तो यह हाथ क्या होता है, अधिक अल्प विकसित होता है या कमजोर होता है। इससे अगर हम पत्थर फेंकना चाहें तो ज़्यादा दूर तक पत्थर नहीं जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है, जिस अंग का हम प्रयोग करेंगे वो अंग अधिक विकसित होंगे, जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे वो अंग क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे। जैसे अगर देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर हाथ बांध दिया जाए इस तरह कुछ दिनों के लिए, 2.5 महीना 3 महीने के लिए, तो अगर हम देखेंगे ये हाथ जो होता है 2.5-3 महीने के बाद अगर हम खोलेंगे तो ये क्या होता है, इसका मोमेंट लॉस हो जाता है, यानी ये कार्य करना क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी सभी क्रियाओं को रोक दिए थे, इससे काम नहीं ले रहे थे, इसको हम प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे ये कमजोर हो जाता है और विकसित रहता है। फिर हम धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम धीरे धीरे तैयार करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तब ये जाके अंग धीरे धीरे अपने सुधार में आता है। तो वही चीज कह रहा है कि जिस अंग का हम प्रयोग अधिक करते हैं वो अंग अधिक विकसित होते हैं, और जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो अंग क्या होते हैं, कमजोर और अल्प विकसित हो जाते हैं। ठीक, जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए, पहलवान की पेशियां इनके अत्यधिक प्रयोग के कारण अधिक मजबूत हो जाती है। जैसे आप देखा कोई पहलवान है तो लगातार वह क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, लगातार मेहनत करता है, लगातार वर्क करता है, अपनी मांसपेशियों को थकाता रहता है, लगातार वर्क करता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसकी मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत और मोटी हो जाती, मतलब मसल्स बन जाते हैं उसके, मोटे हो जाता है आदमी, मजबूत हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है, यानी कि वो क्या अधिक मजबूत है। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है कि जंगल में रहने वाले पशु या जानवर पालतू जानवर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि जो जंगली जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं इसमें काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी डिफरेंस पाए जाते हैं। यानी कि जो जंगली जानवर होता है वह काफ़ी शक्तिशाली और मजबूत होता है, जबकि जो पालतू जानवर होता है जिसे हम घर पे पालते हैं उसे अच्छा हम खाना खिलाएंगे, रखेंगे, ये क्या हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है, ये कमजोर होता है, शक्तिशाली नहीं होता है। तीसरा इसमें है अभिक प्रयास। तीसरा टॉपिक क्या है, अभिक प्रयास, यानी कॉन्शियस एफर्ट्स। तो मनुष्य द्वारा अपने पालतू जानवरों और स्वयं में अभिक प्रयासों द्वारा दैहिक विविधता उत्पन्न होती है। तो अगर हम देखेंगे जो मनुष्य होता है अपने पालतू जानवरों और स्वयं में क्या करता है, लगातार प्रयास करता है, खुद प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है, तो जिसके कारण क्या होता है, इनमें दैहिक विविधता यानी कि बॉडी कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, उदाहरण में है बधियाकरण है, नाक कान का छेदन है, चीनी महिलाओं के छोटे पैर के लिए लोहे के जूते पहनाना। ठीक, तो ये क्या अभिक प्रयास है। जैसे हम देखा जाए कि हमारे यहाँ जो एक प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति में कि जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे जब जन्म लेती हैं तो उनके नाक और कान छेदे जाते हैं। ठीक, ये प्रथा हमारे यहाँ की क्या एक प्रथा होती है। इसी प्रकार जो चीन की महिलाएं जो होती हैं इनके पैर क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं, अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो उनके पैर को कंट्रोल में रखने के लिए, उनके पैर को छोटे बनाने के लिए हम क्या कहते हैं कि वहाँ की महिलाओं को लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाते हैं, लोहे के जूते पहनाए जाते हैं। तो इसी को कह रहा है कि नाक कान का छेदन, ये अभिक प्रयास है। क्या है, इस प्रकार के जो प्रयास होता है, जैसे हम दाढ़ी मूंछ हमेशा बनाते हैं, बालों का रंग करते हैं, हम क्या करते हैं, अभिक प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को लुक में लाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रयास करते हैं। तो लैमार्क ने क्या कहा था, लैमार्क ने क्या, किसी को जो ये जो होता है कि जो नाक कान का छेदन है, इसे उपार्जित लक्षणों को वंशागत बता दिया था। इसके लैमार्क सामने से क्या बताए थे, इन्होंने कहा था कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वह जीवधारियों के
में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, यानी उसे हम वंशागत लक्षण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये है दैहिक विभिन्नताएं। क्या है? दैहिक विभिन्नताएं। अब हम जब पढ़ेंगे अगले दिन लेके आएंगे जननिक विभिन्नताएं, यानी कि जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर है जननिक यानी जर्मिनल वेरिएशन। तो तब तक के लिए आप हमें आदेश दीजिए। अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने तो अब हम अपनी दूसरी देखते हैं हेडिंग। पहले हेडिंग था दैहिक विभिन्नताएं, अब हम देखते हैं जननिक विभिन्नताएं यानी कि जर्मिनल वेरिएशन। तो इस प्रकार की देखिए, इस प्रकार की विभिन्नताएं किसी जीवधारी की जनन कोशिकाओं को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती हैं? जनन कोशिकाओं को। इसके पहले हमने दैहिक पढ़ा, तो दैहिक कौन सी कोशिकाएं प्रभावित करती थी? कायिक कोशिकाएं प्रभावित कर रही थी, हमारी बॉडी कोशिकाओं को। लेकिन अब जो होती है इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती हैं जीवधारी की जनन कोशिकाओं प्रभावित करती है, यानी जर्मिनल सेल्स को प्रभावित करती हैं। और अतः इसे हम क्या कहते हैं? अतः ये आनुवंशिक होती है, यानी इसके द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। हम कह सकते हैं इनके द्वारा क्या होता है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक, यानी कि यह एक संतान से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नताएं कहते हैं, यानी कि जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। दूसरी अब हेडिंग हम पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा कि इसके पहले हमने पढ़ा कि क्या होता कोश हमारा टॉपिक था कि प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। इसके पहले हमने पढ़ा प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। अगर हमारा टॉपिक क्या होगा? उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। तो ये जो होता है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर, उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक होता है सतत विभिन्नताएं, यानी इसे हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, जो लगातार होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, लगातार होते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सतत विभिन्नताएं कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में वह सूक्ष्म परिवर्तन जो माध्यमान की अपेक्षा घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो मध्यमान की अपेक्षा घटती बढ़ती रहती है। अतः इनके परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवों में बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होता है? अतः इनके परिवर्तनों के फलस्वरूप, किसके परिवर्तन? इनके मतलब जो घटती और बढ़ती रहती है, जो परिवर्तन होता है, जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तो इसके घटने बढ़ने क्या होता है? जीवों में बहुत कम मात्रा में उत्परिवर्तन होते हैं, यानी कोई। ठीक, तो जिसे डार्विन ने विचरण विभिन्नताओं का नाम दिया था। जिसे क्या नाम दिया गया था? जिसे डार्विन ने विचरण विभिन्नताओं का नाम दिया था। जैसे में हम देखते हैं नेत्रों का रंग, तो देखते हैं किसी का आँख का रंग कैसा होता है? नीला होता है, किसी का आँख का रंग काला होता है, किसी का आँख का रंग भूरा होता है। तो वह क्या होता है? सूक्ष्म परिवर्तन कहलाते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म परिवर्तन कहलाते हैं। इसे हम दूसरा बालों का रंग, किसी का काला होगा, किसी का भूरा होगा। ठीक है, उसकी किसी का लंबा होता है, किसी का घुंघराले होते हैं। दूसरी बात नाक, कान, आँख का आकार, किसी की नाक चपटी होती है, किसी की कुटी होती है, किसी की टेढ़ी होती है थोड़ा सा, किसी कान बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। ठीक है, तो नाक, कान और आँख भी छोटी होती है, बड़ी होती है। तो ये जो होता है इसके आकार, और इसके बाद शरीर की लंबाई, यानी कुछ लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सतत विभिन्नता, ये जो लगातार होती रहती है। आप देखिए किसी पीढ़ी में जो हमारे संतान बौने हो जाएंगे तो उसकी पीढ़ी में उसके संतान लंबे हो जाएंगे। ये परिवर्तित होती रहती है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या होना है? असतत विभिन्नता है। दूसरा कौन सा है? असतत विभिन्नता, यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। तो ये विभिन्नताएं जीवों के में अचानक उत्पन्न होती है। जो इस प्रकार की अगर हम विभिन्नता की बात करती हैं तो ये क्या होती है? अचानक होती है। क्या होती है? अचानक और अस्थायी होती है, जो अपनी जात से काफी भिन्न होती है। ठीक है, जो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है? अचानक होती है और जो अपनी जात से काफी भिन्न होती है, तथा जिसे नई जाति कहा जाता है। इसे क्या कहता है? नई जात। तो अगर आप बात करते हैं ह्यूगो डी ब्रीच का, तो ह्यूगो डी ब्रीच साहब ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो परिवर्तन होते हैं अचानक और अस्थायी हो जाते हैं। जो परिवर्तन होते हैं जो क्या होते हैं? अचानक और अस्थायी होते हैं, जो एकदम से नई जात की उत्पत्ति होती है। एकदम से क्या होती है? वह अपने माता पिता से या अपने जनक से क्या होता है? काफी
भिन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नई जाति कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नई जाति कहते हैं। तो तथा जिसे नई जाति कहा जाता है। अतः इसे ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन कहा। क्या कहा इसे? उत्परिवर्तन कहा। जैसे बछड़े का सींग का न होना, गुलाब में कांटे का न होना। जो गुलाब का फूल होता है उसमें कांटे का न होना। आपको आमतौर पर तो हम जानते हैं जो गुलाब का पुष्प होता है उसके जो टहनियाँ होती है उसमें क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो बछड़ा जो होता है, जो ठीक है, सांड जो होता है उसमें क्या होते हैं, सींग पाए जाते हैं। लेकिन अचानक से उसकी आने वाली जो प्रजाति होती है उसमें सींग का न होना और गुलाब के कांटे का न होना। ठीक, इसके बाद अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है चलेगा, जिसे हम पढ़ना था, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता में अगर हम पढ़ेंगे अब मेंडलीय वंशागति, तो मेंडलीय वंशागति यानी मेंडेलियन वंशागति। मेंडेलियन वंशागति मतलब कि हम पढ़ेंगे मेंडल साहब के बारे में। किसके बारे में? मेंडल साहब। तो मेंडल जी का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था इनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी देश के सिलसिया गांव में। कहाँ हुआ था? सिलसिया गांव में एक माली परिवार में हुआ था। और इनका जन्म लगभग जिनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी देश के सिलसिया गांव में हुआ था। और ये क्या हुआ कि वहां से फिर ये चले गए ऑस्ट्रिया। मतलब उनका तो जो शिक्षा दीक्षा तो यहीं पे हुआ, जर्मनी हुआ, लेकिन वहां से फिर कहाँ चले गए? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जब ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया के एक शहर था ब्रून, जिसका नाम था ब्रून था। और ब्रून में जाकर वो क्या थे, एक जो चर्च होता है, ठीक, जो गिरजाघर जिसे कहते हैं, उसमें जाकर ये पादरी पर का पोस्ट पर नियुक्त हुए। किस पे नियुक्त हुए? पादरी के पोस्ट पे। ठीक है, क्या वो चर्च में एक पादरी पर नियुक्त हुए। तो वहीं पर नियुक्त रहते हुए वहीं पे जो उनका जो गिरजाघर जो था या जो चर्च था, तो चर्च के सामने क्या था? गार्डन थी, छोटी सी गार्डन थी। और उस गार्डन में क्या किया इन्होंने कि अपना एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर दिया, मतलब प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने अपने प्रयोग में उद्यान मटर को चुना। किसको चुना? उद्यान, यानी मटर की एक नस्ल थी जिसे हम उद्यान या जंगली मटर कहते हैं, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं। और जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सैटिवम। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सैटिवम। तो उन्होंने क्या किया कि लगातार मतलब इन्होंने प्रयोग किया। कब से? 1856 से लेके 1864 यानी लगातार 8 से 9 साल तक इन्होंने करते रहे। तो जो भी उनके निष्कर्ष जो भी मिलते रहे उसको उन्होंने क्या किया? नोट करते रहे, लिखते रहे। और जब जो मेन निष्कर्ष जब मिला इनको 1865 ईस्वी में, तो इन्होंने एक 1866 में एक लेख लिखा, एक लेख तैयार किया, जो अपना निष्कर्ष जो प्राप्त हुआ उसका लेख तैयार किया, जिसका नाम दिया था पादप संकरणों का प्रयोग। पादप संकरणों का प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन यानी पादप में संकरणों का प्रयोग। तो ये था उनका लेख था, जिसे उनका जो नामक शीर्षक था। और इस शीर्षक को इन्होंने एक पत्रिका था, जो ब्रून शहर की एक लोकल सी पत्रिका थी, उसमें इन्होंने छपवाया। उस पत्रिका का नाम था ब्रून नेचुरल सोसाइटी। एक बार और सुन लीजिए उस पत्रिका का नाम। उस पत्रिका का नाम था ब्रून नेचुरल सोसाइटी। और ब्रून नेचुरल सोसाइटी में इन्होंने अपने लेख को छपवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कि इनके लेख पर किसी का ध्यान नहीं गया, किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये जो लेख था एक लोकल था। और सबसे बड़ा कारण था कि न जाने का कि उसी समय जो डार्विन स्पीशीज, और ये जो बुक उनकी छपी थी 1859 में, और जब इन्होंने प्रकाशित किया तो ये बुक जो है पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के बीच में क्या थी? एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसके कारण क्या हुआ कि मेंडल साहब के जो निष्कर्ष थे, जो इनकी जो पत्रिका थी और जो इसके जो प्रयोग हुआ, इस पे लोगों का ध्यान कम गया। लेकिन जब इनकी मृत्यु 1884 में हो गई, तो उसके 16 वर्ष बाद यानी कि 20वीं सदी में यानी सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे। एक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज,
ऑस्ट्रिया के सेनमार्क और जर्मनी के कार्ल कोरेंस, इन तीनों ने क्या किया कि अलग अलग प्रयोग में अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त किए। तो जो इन्होंने लगातार जो प्रयोग किए, जो इनको निष्कर्ष प्राप्त हुए, यह वही निष्कर्ष प्राप्त है जिसको इन्होंने मेंडल जी ने 34 वर्ष पहले प्राप्त किया था, यानी 1866 में जो प्रकाशित किए थे वही निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो फिर जब इनके निष्कर्ष प्राप्त हुए तो वही निष्कर्षों को इन्होंने देखा तो इनको थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, अरे ये तो निष्कर्ष प्राप्त हो चुके हैं। फिर वहीं से मेंडल जी का नाम उजागर हुआ, वहीं से लोग उनको जानने लगे, पूरे विश्व में विख्यात हो गए और तभी से इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स का कहा जाता है किसको, मेंडल जी को। तो हम देखते हैं यहाँ पे अब ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में देखते हैं उनके क्या है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में जर्मनी के सिल्सिया गांव में, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी के सिल्सिया गांव में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में क्या थे, पादरी थे। ब्रून शहर के एक चर्च में क्या थे, एक पादरी थे और यहीं पर रहते हुए इन्होंने क्या किया, सन 1856 से 1864 ईस्वी तक लगातार प्रयोग किए। किस पे किए, उद्यान मटर पर। मटर के का एक वैरायटी होता है जिसे उद्यान मटर पर। तो इन्होंने जब उद्यान मटर पे लगातार, जिसे हमने गार्डन पी कहा, इसका वैज्ञानिक नाम या इसके साइंटिफिक नेम होते हैं पाइसम सैटिवम, पर निरंतर इन्होंने प्रयोग करने के बाद निष्कर्षों को सन 1866 ईस्वी में एक लेख तैयार किया, शीर्षक तैयार किया, इसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, यानी पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक से ब्रून नेचुरल सोसाइटी एक नामक पत्रिका थी। हमने बताया ना कि ब्रून नेचुरल सोसाइटी नामक एक पत्रिका थी जिसके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया, परंतु दुर्भाग्यवश इनके कार्यों के महत्व को कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया, हमने बताया क्योंकि एक डार्विन जी का किताब छपी थी, उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जातियों की उत्पत्ति के किताब थी। और वह किताब थी कि जो था, यह किताब जो उनका पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ था, किसके बीच, वैज्ञानिकों के बीच। तो जिसके कारण इनके लेख पर किसी का ध्यान नहीं गया निष्कर्षों पर। तो लेकिन सन 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु के हो जाने के बाद 16 वर्ष पश्चात सन 1900 ईस्वी में, कब, 16 वर्ष पश्चात सन 1900 ईस्वी में हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, ऑस्ट्रिया के सेनमार्क तथा जर्मनी के कार्ल कोरेंस नामक 3 वैज्ञानिकों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा उस निष्कर्षों पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर 34 वर्ष पहले मेंडल पहुंच चुके थे। ठीक है, ग्रेगर मेंडल साहब पहुंच चुके थे, इसलिए इन्हें ये विश्व विख्यात हो गए। तब से इन्हें जेनेटिक्स ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इनको, आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। तो ये रहे आज के हमारे वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादातर बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए ताकि ये वीडियो उनको प्राप्त हो, वो पढ़ सके, नोट्स बना सके अपना। क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो आप लोग तैयारी बढ़िया से करिए, बढ़िया बेहतर तरीके से करिए। तो उसके लिए हम आपको एक बेहतर तरीके से लाए हैं, इसको आप पढ़कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स।